कहाँ तक पढ़ लिए थे? ऐतिहासिक घटनाक्रम कंप्लीट हो गया था। हाँ थोड़ा पानी पिलाओगे वंश? आवाज आ रही है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टाग्राम में एक लड़की पत्रकार से पूछती है तो ऐसा ही बताती है वो। हाँ एक से तो पूछते हैं कि न्यूटन के तीन नियम बताओ, तो कहती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नहीं देख पाया यार हाँ शेड्यूल इतनी बिजी रहता है कि और तो देखिए स्वयं सहायता समूह की रूप रेखा, क्या इसका ढांचा है, क्या इसका प्रक्रिया है? एक बात हम लोगों ने देखा कि स्वयं सहायता समूह वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित किए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही एक स्कीम है। स्वैच्छिक रूप से भी कोई एक स्वयं सहायता समूह गठन करके अन्य गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। समझ रहे हैं? जैसे आज रीपा में की स्थापना गांव-गांव में की जा रही है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी जी आर्थिक
स्वतंत्रता की बात करते थे ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसी को अंजाम देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए रीपा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो स्वयं सहायता समूह का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तार है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में, प्रणालीगत तरीके से पूरा भारत सरकार देश भर में स्वयं सहायता समूह के गठन के जरिए ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठन कर रही है। जो पहाड़ी क्षेत्र में है उन लोग स्वयं से गठन करके वन उपज का संग्रहण कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं, उनका प्रसंस्करण कर सकते हैं, जैसे महुआ के बिस्किट आते हैं। तो अनौपचारिक रूप से कोई भी बना सकता है स्वयं सहायता समूह, लेकिन औपचारिक रूप से भारत सरकार NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दे रही है। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो स्वयं सहायता समूह है इनकी रूपरेखा क्या होगी, शुरुआत कहाँ से होगा और अंजाम कहाँ तक होगा। ठीक, तो इसी को समझना है आज हम लोगों को। तो देखिए, ये जो स्वयं सहायता समूह, इसके बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसकी पूरी प्रणाली को भी देख लिया है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी ओरिजिन से। इसकी ओरिजिन कहाँ से होगी? तो सबसे पहले जो सरकार है ग्रामीण स्तर पर एक व्यक्ति को ट्रेन करेगी, प्रशिक्षित करेगी कि आप गांव-गांव जाइए और महिलाओं को या फिर गरीबों को, BPL को, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको बताइए कि अगर आप स्वयं सहायता समूह का गठन करेंगे तो आपके आय का क्या होएगा, सृजन, और धीरे धीरे आप सामाजिक और आर्थिक रूप से कहाँ की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की ओर। और ऐसे व्यक्ति को जो ये जागरूकता फैलाएगा गांव-गांव में जाकर, क्योंकि आप जानते हैं जो ग्रामीण लोग हैं उन लोग जागरूक इस ये पूरे प्रोसीजर के लिए नहीं है, नहीं जानते हैं इनको। तो एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताए कि अगर आप इस तरीके की गतिविधि करते हैं तो आपको इस तरीके के लाभ हो सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूहों के लिए जो भी स्कीम है सरकार की, उसको जाकर बताना होगा पहले, समझ रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को कहेंगे हम लोग एनीमेटर। क्या कहेंगे? एनीमेटर या फिर फैसिलिटेटर। ठीक, तो ये कौन होएगा? एनीमेटर या फैसिलिटेटर क्या होएगा? जो गांव-गांव जाकर सब स्वयं सहायता समूहों को, समूहों के गठन, प्रक्रिया, लाभ, हानि इत्यादि सब के बारे में क्या करेगा, जागरूक करेगा, समझ रहे हैं। और NRLM के तहत एक तो ऐसा सरकार गठन कर देगी, और NRLM के तहत दो लोग हैं जो लगातार कार्य करते रहते हैं। एक है तो कौन? CRP, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। समाज में से ही जो स्वयं, अब मानिए कि एक पढ़े थे विलेज ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हुए हैं हम लोग, ठीक। अब मान लीजिए कि एक गांव में बहुत सारे स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, और उस स्वयं सहायता समूह में से एक ऐसी महिला को खोजेंगे जो 4-5 साल से किसी भी स्वयं सहायता समूह की सदस्य है, लेकिन वह लगातार क्या है, सक्रिय है, समझ रहे हैं। तो एक ऐसी महिला को खोजा जाएगा, एक ऐसे पुरुष को खोजा जाएगा CRP के तहत जो किसी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य है और लगातार 4-5 सालों से सक्रिय है। फिर उसको प्रशिक्षित किया जाएगा और फिर वो गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूकता के बारे में बताएगी, समझ गए। तो CRP का मतलब क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। और ये किसके तहत है? तो NRLM के तहत। किसके तहत? NRLM के तहत। तीसरा जो महत्वपूर्ण है जागरूकता के रूप में, एक है बैंक सखी। क्या है? बैंक सखी। बैंक सखी। दो चीजें आएंगी, देखिए, एक आएगा बैंक मित्र। क्या आएगा? बैंक मित्र। और दूसरा क्या है? बैंक सखी। बैंक सखी। ये जो है बैंक मित्र, इसको अपॉइंट कौन करेगा? बैंक। इसको अपॉइंट करेगा विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामीण संगठन। पढ़े थे
कम से कम 10 से 20 स्वयं सहायता समूहों के समूह को क्या कहते हैं? विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामीण संगठन कहते हैं, जो ग्रामीण स्तर पर एक परिसंघ है, फेडरेशन है। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसमें कुछ अंतर को पढ़े थे। और एक अंतर था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में फेडरेशन की कोई बात नहीं थी, परिसंघ की, लेकिन नए वाले में परिसंघ की बात थी। और वो परिसंघ ही क्या है? तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन। और इसके ऊपर वाले को क्या कहते थे? संकुल स्तरीय संगठन, CLF, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। समझ रहे हैं? तो बैंक सखी को कौन अपॉइंट करेगा? विलेज ऑर्गेनाइजेशन। और इसी को क्या कहते हैं? ग्राम संगठन। और ग्राम संगठन क्या है? ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का समूह। स्वयं सहायता, कई सारे स्वयं सहायता समूह मिलकर आपस में एक समूह बनाएंगे ग्राम स्तर पर, उसको क्या कहा जाएगा? ग्राम संगठन। और ग्राम संगठन किसको अपॉइंट करेगी? बैंक सखी को। बैंक मित्र को कौन अपॉइंट करेगा? बैंक करेगा। ये बैंक में बैठा रहेगा। ये कहाँ रहेगा? तो बैंक में, बैंक कैंपस में रहेगा। और वहां पर आने वाले गरीब महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित है, उनकी मदद करेगा। लेकिन ये क्या करेगा? ये इसको किसने अपॉइंट किया है? तो ग्राम संगठन ने। तो ये गांव-गांव घूमकर महिलाओं को जागरूक करेगी। तो ये बैंक के अंदर है और ये बैंक के अंदर नहीं, ये बैंक के बाहर कार्य करेगी। समझ रहे हैं? जब कोई महिला स्वयं सहायता समूह जाएगी तो वो किससे मिलेगी? बैंक के अंदर बैंक मित्र से। लेकिन बैंक सखी का मतलब है जो गांव-गांव जाकर बैंकिंग सुविधाएं देगी। पैसे निकालना है, नहीं निकालना है, या खाता के बारे में सारा कुछ जागरूक करेगी। समझ रहे हैं? तो तीसरा कौन हो गया? बैंक सखी। तो मुख्यतः ये जो 3 लोग हैं, यह स्वयं सहायता समूह के गठन प्रक्रिया, उसके लाभ के बारे में क्या करेंगे? ग्रामीणों को जाकर जागरूक करेंगे। इतनी बात स्पष्ट है? तो सबसे पहला क्या होगा? उनको क्या करना पड़ेगा? जागरूक करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसके बाद जब जागरूक वो हो जाएंगे, जब वो जागरूक हो जाएंगे तो किसकी बारी आएगी? अब समूह के गठन की बारी आ जाएगी। इसके बाद समझ रहे हैं? तो समूह के गठन के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने देखा हुआ है। कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 से 20। लेकिन अगर दुर्गम क्षेत्र है, सूखा प्रवण क्षेत्र है, दिव्यांगों का समूह है, तो कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं, RBI के सर्कुलर के अनुसार। ठीक। अब अगर जो 10 से 20 वाले समूह हैं, उनको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं हो, कर भी सकते हैं और नहीं भी। और करेंगे तो किसके तहत? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960। समझ रहे हैं? और लेकिन अगर 20 से ज्यादा सदस्य हैं किसी स्वयं सहायता समूह में, देन उनको कंपलसरी होएगा पंजीकरण करना। अगर एक स्वयं सहायता समूह में अगर 20 से ज्यादा सदस्य हो गए तो फिर उसको पंजीकरण की आवश्यकता होगी। ठीक। तो मानिए कि अब एक समूह का गठन किया जा रहा है, एक समूह का गठन करेंगे। तो समूह के गठन के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना है कि वे लोग कैसे होने चाहिए? BPL। कैसे होने चाहिए? BPL होने चाहिए। ठीक। दूसरी बात है कि इन सब का समान सामाजिक और, बोलो बच्चों, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि समान होना चाहिए। ठीक। और SGSY में गरीबों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, जाति, जनगणना के आधार पर होती थी। लेकिन अब के NRLM में ये प्रश्न आ चुका है। NRLM में पहचान कैसे होती है? तो PIP आधार पर, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। समझ रहे हैं? तो ये भी ध्यान रखना है, PIP के आधार पर चुनाव किया जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? जब समूह के गठन की बारी आएगी तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि वो गरीब परिवार से हो, क्योंकि मूल में क्या है? इसके मूल में यही है कि ग्रामीण गरीबी को दूर करना है। ग्रामीण गरीब परिवारों को
आय सृजन वाली गतिविधियों से जोड़कर उनको बीपीएल से कहां लेके जाना है, एपीएल में। यही मूल उद्देश्य है कि कैसे ग्रामीण गरीबी को दूर करें, उसके लिए क्या तरीका अपनाया जा रहा है, समूह के गठन का। तो सबसे पहला मानक तो यही हो जाएगा, कहां से बिलोंग करने चाहिए, तो बीपीएल से, यानी कि ऐसे परिवार या ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, और उन सबकी समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, ताकि समूह के अंदर कोई आपसी मतभेद न हो। अगर कोई महिला सामाजिक और आर्थिक स्तर रूप से ऊपर है और अगर कोई महिला सामाजिक और आर्थिक स्तर रूप से नीचे है, तो द्वंद्व की स्थिति तो उत्पन्न होना निश्चित है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए क्या मानक रखा गया है कि सभी महिलाओं का या सभी समूह सदस्यों का समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। समझ रहे हैं? और जब चुनाव किया जाएगा तो कौन सा आधार लिया जाएगा, तो पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर के आधार पर। ठीक, और कोशिश की जाएगी कि एक समूह में एक एसएचजी में एक परिवार से एक ही सदस्य होगा। अगर एक एसएचजी में, समझ रहे हैं, जैसे मेरा परिवार है, मेरे परिवार से अगर मैं जिस एसएचजी से स्वयं सहायता समूह से जुड़ गया, अब उसी स्वयं सहायता समूह से कोई दूसरा मेरे परिवार का दूसरा सदस्य नहीं जुड़ सकता, वो दूसरे स्वयं सहायता समूह में जाकर जुड़ सकता है, लेकिन उसी स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ सकता। समझ रहे हैं? हाँ, तो फिर वो भ्रष्टाचार के कारण। लेकिन एक ही स्वयं सहायता, और ऐसा भी रहता होगा ना, एक परिवार से आप देखी होंगे, मालूम कैसा रहता होगा। हाँ, क्योंकि ना जैसे अभी एक ही परिवार तो दिख रहा है, उन लोग रह रहे हैं एक ही घर में, लेकिन सबके नाम से अलग अलग राशन कार्ड बन गया होगा। इसीलिए ऐसा होगा कि जैसे अभी मैं 2 भाई हैं, तो मेरे को भले मैं कागज में अलग परिवार हूं, लेकिन व्यवहारिक रूप से सब तो एक ही घर में रह रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा होगा। लेकिन एक स्वयं सहायता समूह में एक परिवार से एक ही सदस्य आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो एक एसएचजी में एक परिवार से एक सदस्य आएगा। समझ रहे हैं? इतनी बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, हाँ, महिला होगी, कोशिश की जाएगी महिला होगी। क्यों महिला होनी चाहिए साथियों? क्योंकि हमारे देश में अभी लगभग 1 करोड़ के आसपास महिला स्वयं सहायता समूह हैं हमारे देश में, जिसमें 10 करोड़ महिलाएं काम कर रहे, मतलब समूह सदस्य हैं, उसमें से 88% महिलाएं हैं। तो इसीलिए कोशिश की जानी चाहिए कि क्या हो, वो महिला हो, और वो महिला वही होनी चाहिए जो स्वयं सहायता समूह में काम कर चुकी हो, जैसे हम बताए, क्योंकि उसको अनुभव होना चाहिए। समझ रहे हैं? अनुभव दुकान में नहीं मिलती है, काम करने से मिलती है, तो उसको जानकारी होएगा स्वयं सहायता समूह को क्या परेशानी आती है, तभी तो जाकर वो अच्छे से कार्य कर पाएगी ना। तो सीआरपी स्वयं किसी स्वयं सहायता समूह की क्या होएगी, सदस्य होएगी। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इन आधारों पर एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। सबसे पहला ओरिजिन कहां से होएगा, एक एनिमेटर या फिर एक फैसिलिटेटर आएगा, या फिर वो सीआरपी हो सकता है जो एनआरएलएम में प्रावधान है। बैंक सखी का भी कहां प्रावधान है, तो एनआरएलएम में है। DAY NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना डैश नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। समझ रहे हैं? ये जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, फिर किसका गठन हो जाएगा, समूह का गठन हो जाएगा। समझ रहे हैं? आगे चलें? चलें। अब समूह का गठन हो गया, फिर इसके बाद क्या होएगा, बैठक। क्या होएगा, बैठक की तरफ चले। अब धीरे धीरे प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो बैठक की तरफ चलते हैं। मीटिंग, क्या है, तो मीटिंग है। तो देखिए, मीटिंग के बारे में पूरी जानकारी कौन देगा, तो समूह का सचिव। अभी समूह के महत्वपूर्ण
जो अधिकारी हैं उनको भी देखेंगे। तो एक समूह में एक सचिव भी गठन किया जाएगा जो उसी समूह में से एक रहेगा, समझ रहे हैं। और सचिव क्या करता है, पंचायत में पढ़े होंगे, सचिव बैठक का कार्यक्रम तिथि तय करता है, समझ रहे हैं। तो ये भी क्या करेगा, बैठक की तिथि, बैठक कहाँ होएगी उसको चिपकाएगा कि यहाँ यहाँ ऐसी बैठक होनी है, पहले से सूचना देना है। तो बैठक का सारा कुछ तय कौन करेगा, तो सचिव करेगा। और बैठक या तो साप्ताहिक हो सकता है, बैठक या तो साप्ताहिक हो सकता है या एक पखवाड़ा में हो सकता है। एक पखवाड़ा यानी फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन, समझ रहे हैं। तो पखवाड़ा आधारित हो सकता है या तो फिर मासिक आधारित। ये तो अगर इन दोनों में नहीं है तो ये तो फिर होना ही चाहिए। अगर साप्ताहिक आधार पर नहीं हो रही है कोई बात नहीं, पखवाड़ा आधार पर हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मास में एक बार होना ही चाहिए, नहीं तो निष्क्रिय स्वयं सहायता समूह, सक्रिय स्वयं सहायता समूह नहीं, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइव, समझ रहे हैं। तो मासिक में तो एक बार होना ही चाहिए, लेकिन सबसे बेहतर क्या है साथियों कि साप्ताहिक आधार पर हो, तो इससे स्वयं सहायता समूह को क्या मिलेगा, फायदा होगा, समझ रहे हैं। तो साप्ताहिक आधार पर होना क्या है, तो सबसे बेहतर है, समझ रहे हैं। और बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए, सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए, उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। बात पहुंच रही है आप लोगों तक। आगे अब बैठक होएगा, बैठक में तो शांत बैठेंगे नहीं, किसी न किसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो चर्चा किसके बारे में, कि कितना बचत हुआ है, कितना बचत हुआ है, कितना आंतरिक लेन देन हो रही है, कितनी आंतरिक लेन देन हो रही है, कितना ऋण जा रहा है, कितना ऋण जा रहा है, और किसके संदर्भ में अन्य गतिविधियां क्या हो जाएंगी, तो अन्य गतिविधियां, समझ रहे हैं। तो ये क्या होगी, गठन के बाद उन लोग को बैठक करवाया जाएगा, समझ रहे हैं, बैठक चलेगी। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जैसे ही उन लोगों ने बैठक करना शुरू किया तो कम से कम 1-2 महीने के बाद फिर उनको कहां से जोड़ा जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, अब यहां से तो बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम। किसने शुरू किया, हाँ, नाबार्ड ने शुरू किया 1992 में, ठीक। तो अब बैठक हो गई, अब ये मालूम चल गया कि सदस्य क्या हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, चीजों को समझ गए हैं। क्योंकि बैंक से जोड़ने से पहले उन लोगों को पता होना चाहिए कि चीजें कैसे चलेंगी, इसीलिए बैंक से जुड़ने से पूर्व उनका क्या होएगा, तो कुछ प्रशिक्षण चलेगा। वही सीआरपी, एनिमेटर और बैंक सखी आएंगे और उनको बताएंगे कि खाता खुलने से लेकर खाता के संचालन तक किस प्रकार की गतिविधियों को आपको करना है, समझ रहे हैं। फिर आगे क्या चलेगा, तो बैंक लिंकेज प्रोग्राम चलेगा, ठीक। इतनी बातें समझ में आ रही है। हाँ, अब देखिए बैंक लिंकेज में क्या होगा, सबसे पहले क्या खोला जाएगा, तो सामूहिक खाता खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा, सामूहिक खाता। सामूहिक खाता, यह खाता कैसी होएगी, तो बचत खाता। कैसा होएगा, सेविंग अकाउंट। कैसा होएगा, सेविंग अकाउंट, समझ रहे हैं। सेविंग अकाउंट खोला जाएगा और बचत खाता खुल गया है। तो इसके रीढ़ में यही है कि वो क्या करना सीखें, बचत करना सीखें। यही बताए थे रीढ़ में, इसमें पूरा प्रणाली में सीखे थे। क्यों खुलवाया गया है, क्योंकि उनको क्या कराना है, बचत व्यवहार को बढ़ावा देना है।
देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनसे बिहेवियर चेंज किया जाता है, और यह रीढ़ होता है, जड़ होता है। बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन सरकार कुछ ऐसी योजना चलाती है जिसमें लोगों का बिहेवियर बदले, और अगर बिहेवियर बदल जाता है फिर लोगों का, तो वो जो प्रोग्राम होता है बहुत सफल होता है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक बिहेवियर चेंज था हमारे देश में, वो समझ रहे हैं। तो इसमें भी लोगों को क्या कराना है, बिहेवियर में बदलाव करना है, और व्यवहार में क्यों बदलाव करना है, क्योंकि उनमें क्या आना चाहिए, बचत का व्यवहार। क्यों? क्योंकि जीवन है, जीवन में समस्या आएगी, और समस्या आएगी तो आपके पास समस्या के लिए कुछ क्या होना, सुरक्षा। और सुरक्षा किस रूप में, धन राशि के रूप में। तो हर महिलाओं को क्या करना है, बचत करना है। छोटी छोटी क्या करना है, बचत करना है, छोटी छोटी बचत, लेकिन क्या, नियमित बचत करना है। क्या करना है, नियमित बचत करना है। प्रकृति का सिद्धांत है, बूंद बूंद से ही क्या भरेगा, गढ़ा, गढ़ा घड़ा भर जाएगा। समझ रहे हैं। तो छोटी छोटी ही बचत, ज्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, लेकिन कैसा करना है, तो रेगुलर, नियमित रूप से करना है। इसमें फिर कोई खामी नहीं आनी चाहिए। तो इससे कुछ ना कुछ जो अमाउंट है भाई, एक हम इसको देखे थे एग्जाम्पल, अगर एक महिला 500 रुपए कर रही है हर महीने, और हर महीने करना है, समझ रहे हैं, हर महीने। अगर एक महिला, जैसे मान ले कि एक स्वयं सहायता समूह में कितने लोग हैं, तो 20 लोग हैं, और अगर एक महिला हर माह कितना जमा कर रही है, 500 रुपए जमा कर रही है, तो फिर वो एक महिला का साल भर में कितना हो जाएगा, 6000 हो गया। और कितने हैं, तो 20 लोग हैं, तो 1,20,000 साल भर में हो गया। समझ रहे हैं। तो छोटी छोटी बचत करना है, लेकिन नियमित बचत करना है। और सरकार ने मंत्र दिया कि सेविंग फर्स्ट क्रेडिट लेटर, यानी पहले आप सेव करके दिखाइए, फिर आपको ऋण मिलेगा। समझ रहे हैं। तो अगर आता है कि स्वयं सहायता समूह का सिद्धांत क्या है, तो सेविंग फर्स्ट क्रेडिट लेटर, पहले बचत करिए, बाद में ऋण मिलेगी। समझ रहे हैं। तो सेविंग फर्स्ट क्रेडिट लेटर, समझ रहे हैं बातों को, ठीक। चले आगे। हो गया। अभी जब इनका खाता खुल गया, उसमें रेगुलर क्या हो रही है, सेविंग हो रही है, ठीक। अब ये जो सेविंग है, अब इनके खाते में कुछ अमाउंट आ जाएगा। समझ रहे हैं। खाते में क्या आ जाएगा, कुछ अमाउंट आ जाएगा। अब उस अमाउंट के लिए समूह क्या करेगा, तो समूह अपने नियम बनाएगा। सामूहिक रूप से क्या बनाए जाएंगे, नियम और शर्तें। देखिए, अब जो एक सेविंग फंड क्रिएट हुआ है, उसी फंड में से बाकी सदस्यों को क्या दिए जाएंगे, ऋण। छोटी छोटी बताए थे, किसी के स्वास्थ्य का आपातकाल आ गया, उसको 5000 की जरूरत है, तो बैंक से नहीं लेगी ऋण, कहां से लेगी, इस जो बचत खाता में जो पैसा जमा हुआ है। किसी को बच्चे को पढ़ाना है, समझ रहे हैं, किसी को खाद लेना है, किसी को पंप लेना है, समझ रहे हैं। छोटी छोटी चीजें कहां से दी जाएंगी, तो उस बचत। अब उसके लिए ऋण, अब उसके ऋण के लिए नियम तो बैंक तो बनाएगा नहीं, कौन बनाएंगे, तो ये समूह, क्योंकि ये बचत खाता में किसने पैसा जमा किया है, इस समूह ने किया है। समझ रहे हैं। तो जो समूह होगा वह ऋण की राशि, ब्याज और ब्याज पुनर्भुगतान इत्यादि
नियम एवं शर्तें, नियम एवं शर्तें स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, लेकिन किस रूप में? तो सामूहिक रूप से। कब सामूहिक रूप से? जब क्या होएगी? बैठक। जब क्या होएगी? बैठक। साप्ताहिक आधार पर या तो पखवाड़ा आधार पर या तो मासिक आधार पर। समझ रहे हैं? तो आंतरिक लेन देन के लिए नियम कौन बनाएगा? तो स्वयं सहायता समूह स्वयं से बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि अकेले बना लिया कोई। किस में बनाएंगे? तो मिलकर बैठक करके, क्योंकि स्वयं सहायता समूह के रीढ़ में क्या है? सामूहिकता का भावना। पढ़े थे, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी प्रक्रिया होगा, वो कैसे लेंगे? साथ लेके लेंगे। और साथ का मतलब क्या है? बैठक। साथ का मतलब क्या है? बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। इतनी बातें स्पष्ट हुई क्या? समझ रहे हैं? अब देखिए आगे, अब देखिए आगे कि अब बैंक देख रहा है कि इन लोग लगातार पैसे भी जमा कर रहे हैं, धीरे धीरे इनका क्या बनता जा रहा है? फंड बनता जा रहा है। ठीक, बैंक देख रहा है कि ये स्वयं सहायता समूह क्या है? सक्रिय। क्या है? सक्रिय है। और सक्रिय होने का मतलब क्या है? सक्रिय होने का मतलब ध्यान रखेंगे आप लोग, सक्रिय का मतलब बता रहे हैं। सबसे पहले तो क्या है? पंचसूत्र। पंचसूत्र को 5 ऐसी उंगलियों के जरिए बताया गया है सरकार ने, लेकिन कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। हम लोग कोई ऐसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, बहुत आसान बात है। तो पंचसूत्र में क्या क्या है? नियमित, पहले तो बचत करना, फिर बैठक करना, और ऋण की वसूली, और ऋण की ठीक बही खाता का रख रखाव, बही खाता का रख रखाव, और 5वां आंतरिक लेन देन, आंतरिक लेन देन। तो जो ये समूह सारी गतिविधियां नियमित रूप से, अनुशासन रूप से करती है, यानी कि वह स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। इस पंचसूत्र को विशेष रूप से ध्यान में रखें आप। क्यों? क्योंकि लगातार इसकी बात शासन प्रशासन में आज चल रही। जैसा मैंने बताया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह स्वयं सहायता समूह भर नहीं है, यह राष्ट्र सहायता समूह है, यानी कि यही समूह आगे चलकर भारत के भाग्य लिखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं। आप हर जगह स्वयं सहायता समूहों को देखेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने सीखा था कि अकेले में बहुत कम किया जा सकता है, लेकिन साथ आकर उसी काम को ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है। तो उसी भावना से सारी गतिविधियां चल रही हैं। और इसके साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 सूत्र की बात और कही है। तो 6 सूत्र में क्या पढ़े थे हम लोग? S4GN, S4GN पढ़े थे। तो S4 का मतलब क्या है? स्वच्छ समूह। क्या होना चाहिए? स्वच्छ समूह, स्वस्थ समूह, और दिमाग से चला गया, और शिक्षित समूह। क्या होना चाहिए? शिक्षित समूह। और चौथा सुपोषित समूह। क्या होना चाहिए? सुपोषित समूह। और एन फॉर नशा मुक्त समूह। जी है, जी फॉर क्या? समूहों को लगातार किससे बात करके चलना है? ग्राम सभा से। ग्राम सभा से सहभागिता। और इसी को कहीं कहीं पर क्या लिख दे रहा है? सशक्त समूह। लेकिन सशक्त समूह से बेहतर है क्या याद रखा जाए? क्योंकि हाँ, ये याद रखोगे तो ये याद रखना आसान है, लेकिन सशक्त समूह याद रख लिया और केवल ये दे दिया तो फिर आप वहां पर फंस जाएंगे। आपके साथ खेल होना निश्चित है। तो क्या याद रखें? ग्राम सभा से सहभागिता, और इसी को क्या कह दे रहे हैं? सशक्त समूह कह दे रहे हैं। 6वां और क्या हो जाएगा? तो नशा मुक्त
समूह। तो ऐसा समूह जो लगातार इन सारी चीजों पर सक्रिय है, तो यानी उस समूह को क्या बोलेंगे? सक्रिय समूह। समझ रहे हैं? और ऐसे समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी किसमें? ऋण देने में, और जो सरकार से फंड आता है उसमें। समझ रहे हैं? बोलो। चले आगे। तो इतनी बातें कुछ समझ में आई क्या? तो बैठक करने के बाद इनको किससे जोड़ा जाएगा? बैंकों से। और बैंकों में सबसे पहले इनका क्या खोला जाएगा? बचत खाता। उसमें उनको बचत की आदत डलवाई जाएगी, सेविंग पहले करना है, फिर उनको क्या दिया जाएगा? ऋण। लेकिन ऋण उन्हीं को दिया जाएगा जो क्या हो? सक्रिय हो। और सक्रिय होने का मतलब क्या है? 5 और 6, हाँ 11 हो गया। तो 11 सूत्रों का क्या करना चाहिए? उनको पालन करना चाहिए। उन्हीं को फिर क्या मिलेगा? बाद में क्रेडिट मिलेगा, ऋण मिलेगा। चले आगे। अब देखते हैं ऋण कितना मिल सकता है। समझ रहे हैं? यही तो है, सेविंग तो कर ली महिलाओं ने, अब बारी किसकी? तो ऋण की। तो ऋण के लिए देखते हैं, यहां से प्रश्न आया है, ध्यान से देखेंगे। अब क्या देखते हैं? ऋण। क्या देखेंगे? ऋण। और बैंक ऋण देने से पहले, बैंक ऋण देने से पहले क्या देखेगा कि ये 11 के 11 हो रहे हैं कि नहीं। ये 11 से प्रश्न आएंगे, ये 11 से प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखना है। बैंक देखेगा इन लोगों का। देखिए 4 बुक है, एक है मिनट बुक, एक क्या होता है? तो मिनट बुक होता है, एक है अकाउंट सेविंग एंड क्रेडिट बुक। सेविंग अकाउंट सेविंग एंड क्रेडिट बुक है। ऐसी ही 2 बुक और रहती हैं, टोटल 4 बुक रहती है, उनको मेंटेन करना होता है। एक मिनट बुक में मीटिंग की जानकारी होती है कि कब कब मीटिंग हुई है, और इस अकाउंट वाले बुक में रहता है कि कितना बचत कर रहे हैं, और उसमें से आंतरिक लेन देन, ऋण, क्रेडिट। समझ रहे हैं? एक तो आंतरिक होगा, 20 लोग हैं तो 20 में से किसी महिला को जरूरत पड़ी तो जो सेविंग में पैसा जमा हुआ है उससे ले ली, और दूसरा ऋण कहां से? बैंक से, उसकी भी सारी जानकारी रहेगी। तो ऐसे उनको रजिस्टर मेंटेन करना होगा। ठीक। और बैंक किसी भी स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या देखती है कि उनका बही खाता सही से चल रहा है या नहीं, आवक और जावक को सही से एंट्री कर पा रहे हैं या नहीं। समझ रहे हैं? आवक और जावक यानी कि महिला अगर पैसे जमा कर रही है तो सही से लिखा जा रहा है या नहीं, और अगर कोई महिला ऋण ले रही है तो सही से लिखा जा रहा है या नहीं, या और पूरा। और जो खाता बनेगा वो खाता कैसा होना चाहिए? हेल्दी। अब पूरा एक खाता बन जाएगा, एक तरफ क्या? इनपुट, एक तरफ क्या? आउटपुट। एक तरफ आएगा लोग सेविंग करेंगे हर महीने, और एक तरफ कोई ना कोई महिला क्या लेगी? ऋण लेगी। समझ रहे हैं? और अगर बैंक से ऋण लिए हैं तो कुछ पैसा बैंक को जाएगा ब्याज के रूप में। और एक बात ध्यान में कल बताए थे कि आंतरिक ऋण भी फ्री फोकट में कुछ न कुछ ब्याज लिया जाएगा, भले ही बहुत थोड़ा, क्योंकि ब्याज नहीं लेंगे तो समूह का फंड तो बढ़ेगा ही नहीं। बोलिए। तो जो महिलाओं को अगर 5,000 दिया जाएगा तो उससे कुछ न कुछ ब्याज की राशि भी वसूली ही जाएगी। समझ रहे हैं? तो अब बही खाता तो लिख रहे हैं, लेकिन बही खाता उन लोग का हेल्दी है या नहीं, नुकसान में तो नहीं है। पता चला जितना सेविंग कर रहे हैं, जो ऋण दिए हैं महिला लोग उसको वापस ही नहीं कर रहे हैं। तो बही खाता जितना हेल्दी रहेगा बैंक उतना जल्दी उनको क्या देंगे? ऋण देंगे। ऐसे बैंकों का बही खाता सरकार देखती रहती है, RBI, जब भी उनका कमजोर होता है जो उन लोग का DOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर वो निगेटिव है तो RBI उनको फिर फटकार लगाती है कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, और आप जितना बिजनेस कर रहे हैं वो सही से प्रोडक्टिव हो नहीं रहा है। आपको एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको बंद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे कंपनी होता है, बैंक वाले कंपनियों को ऋण देने से पहले क्या देखते हैं? बैलेंस शीट देखते हैं कि वो हेल्दी है या
नहीं है, समझ रहे हैं। तो वैसे ही बैंक क्या देखेगी, इन लोगों का जो अकाउंट है वो हेल्दी है या नहीं है, प्रॉपर हर महिला पैसा जमा कर रही है या नहीं कर रही हर महीने, समझ रहे हैं। तो अगर पेपर में आता है ऋण देने के लिए से मानक क्या क्या है, तो सर्व प्रमुख मानक क्या होएगा कि उनका बही खाता, सेविंग क्रेडिट जो बुक रजिस्टर है वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बही खाता का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, ठीक। और अगर बैंक को लग जाता है कि किसी स्वयं सहायता समूह ने या कोई भी स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा बही खाता को मेंटेन की हुई है, तो फिर उसको क्या देगी, ऋण देगी। ऋण में अब उन लोगों को 10 लाख तक का ऋण मिल सकता है, कितने तक का, 10 लाख तक का ऋण मिल जाएगा। लेकिन 10 लाख तक का ऋण मिल जाएगा, लेकिन ऋण का पैमाना क्या होगा, जरा उसको देखिए। इसको कहते हैं बचत एवं ऋण अनुपात, बचत एवं ऋण अनुपात, इस अनुपात को पूछा गया है। इसको कहते हैं सेविंग टू लोन रेशियो, सेविंग टू लोन रेशियो। ये सेविंग टू लोन रेशियो हो सकता है 1:1 to 1:4। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक स्वयं सहायता समूह है, एक स्वयं सहायता समूह है, कोई भी जरा नाम सोचकर बताइए जो महिला स्वयं सहायता समूह पर फिट हो जाए, कोई भी नाम सोच के, कोई तो नाम सुने होंगे स्वयं सहायता समूह का, क्या, माँ बमलेश्वरी स्वयं सहायता समूह। अब समस्या है बमलेश्वरी मेरे को लिखने में होगी, बमलेश्वरी, ठीक लिखा हूं क्या, माँ बमलेश्वरी समूह, ठीक। इस समूह के टोटल खाते में अभी मान लीजिए कितना है, 1 लाख सेविंग है, क्या है, 1 लाख सेविंग है। तो इनको कितना मिल सकता है, देखिए अब इसको मैं कर रहा हूं, सेविंग अपॉन क्या हो जाएगा, लोन इज इक्वल टू 1:1, ठीक। तो इनको अगर 1:1 को लेंगे तो यानी 1 लाख, अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी अगर सेविंग 1 लाख है तो कितना लोन मिल सकता है, ठीक। और अगर 1:4 को लोगे तो सेविंग अपॉन लोन इज इक्वल टू 1:4, तो सेविंग इज इक्वल टू 4L, L पर लोन है, तो सेविंग कितना है, 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, तो यानी इस स्वयं सहायता समूह माँ बमलेश्वरी स्वयं सहायता समूह को 1 लाख से लेकर 4 लाख मिल सकता है। अब समझ में आया सेविंग का क्या महत्व है। इसीलिए महिलाएं क्या होंगी, सेविंग करने के, जितना सेविंग होएगा उतना उनको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। इसीलिए क्या कहा गया है, सेविंग फर्स्ट क्रेडिट लेटर, समझ रहे हैं। तो लोन क्या है, तो 1:4, ठीक, 1:1 से लेकर 1:4 तक। अगर किसी स्वयं सहायता समूह ने 100 रुपए जमा किया है तो उसको 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का लोन मिल सकता है। समझ पा रहे हैं क्या इतनी बातों को बच्चों? चलें आगे। वही बता रहे हैं कि कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है कि अगर आपके खाता में जितना पैसा है उसी के अकॉर्डिंग आपको बैंक लोन देगी। जैसे इसमें 1 लाख से 4 लाख, अब आप बैंक को कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फाई कर पाएंगे तो 4 लाख तो दे ही देगी, 2 लाख भी 3 लाख भी दे सकती है। अब आप अपना प्रोजेक्ट बताएंगे कि मैं एक मशीन, हम लोग समूह जाकर बताएगा कि हम लोग एक ऐसी मशीन लेंगे जिसमें हम लोग मान लीजिए कि सरसों का क्या बनाएंगे, तेल को पेरेंगे, ठीक। तो देखेगा बैंक कि ये मशीन की लागत कितनी है, कितने पैसे की जरूरत है। जब वो सारी गतिविधि 2 लाख में हो जाएगी तो 4 लाख बैंक उनको क्यों देगी? या फिर स्वयं सहायता समूह को बताना पड़ेगा कि इस सारे सेटअप के लिए हम लोग को कितना पैसा लगेगा, 4 लाख, तो 4 लाख बैंक देगी। लेकिन कहे 5 लाख तो नहीं देगी, क्योंकि फिर आप अपना क्या करिए, सेविंग को बढ़ाइए। समझ रहे हैं ऐसा क्यों कर रही है बैंक? क्योंकि बैंक के पास अगर वो ऋण नहीं चुका पाते हैं तो कुछ तो आधार होना चाहिए।
और कुल मिलाकर उसको मालूम होना चाहिए कि बैंक जो समूह है वो क्या है, सक्रिय है, तभी इतना पैसा जमा है। यानी इन लोग किसी भी काम करने के लिए अंदर से क्या है, प्रोत्साहित हैं। और हम बताए थे, परिभाषा में लिखाए थे कि यह क्या है, स्वैच्छिक समूह है। उस बात को ना भूलिए आप लोग, वॉलंटियर समूह है, स्वैच्छिक। सरकार ने उनको पकड़ के नहीं चल, ऐसा नहीं कहा है सरकार ने उनको, उन लोग खुद से आए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ने का निर्णय आप लोगों का खुद का है, माँ बाप का नहीं है। बचपन में किसका था, तो माँ बाप का, इसीलिए माँ बाप को मार पीट के आप लोगों को पढ़ाना पड़ता था। लेकिन अब आप लोग स्वयं से पढ़ने आते हैं और घर जाकर पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो वैसे ही स्वयं सहायता समूह क्या है, एक स्वैच्छिक समूह है, खुद से आए हैं। किसी ने उनको नहीं कहा है कि आप जाइए जबरदस्ती। हाँ, शुरू में बताया गया है क्या लाभ क्या हानि, उसके बाद निर्णय आपका है, करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखेंगे, आंकड़ा 1:4 से लेकर 1:4 तक। चले आगे। तो अब समझ में आ गया कि पहले एक एनिमेटर जाकर बताएगा, फिर समूह का गठन हो जाएगा। समूह का गठन अगर 10 से 20 है तो जरूरत नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 से ज्यादा हुए तो पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद बैठक होगी, बैठक के बाद फिर उनका खाता खुलवाया जाएगा। खाता में सेविंग को बढ़ावा दिया जाएगा, 6-7 महीने तक उनको देखा जाएगा। फिर 6-7 महीने के बाद एक अच्छा खासा अगर रकम हो जाए तो फिर कहाँ जा सकते हैं, बैंक। और बैंक से क्या ले लें, ऋण ले लें। अब ऋण लेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि करेंगे, समझ रहे हैं। कोई ना कोई, वो महिलाएं 4 लोग जुड़कर कोई नया गतिविधि शुरू करेंगे। हो सकता है कि खाद बना लें, जैविक खाद, गोबर खरीद के, आजकल तो अच्छा हो रहा है। हो सकता है पैरा से कुछ चीजें बना लें, बांस से कुछ चीजें बना लें स्वयं सहायता समूह लोग, कि चलो हम लोग बांस से कुछ कुछ बनाएंगे, हम लोग बनाने जानते हैं। और जिला मुख्यालय में या सी मार्ट में सरकार बेच रही है इनके प्रोडक्ट को, आप लोग देखे होंगे, समझ रहे हैं। या फिर सी मार्ट नहीं है तो जन औषधि केंद्र है, वहां भी बिकती है इन सारी चीजें, नहीं बिकती हैं, बिकती है ना। तो इन सारी चीजों पर हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। और ये नहीं है तो हम लोग खुद से दुकान किराए में ले सकते हैं जिला मुख्यालय में, समझ रहे हैं। अगर दूर नहीं है जिला मुख्यालय तो गांव में बनाएंगे प्रोडक्ट को, वहां जाकर बेच सकते हैं। सजावटी वस्तुएं, बांस की आज काफी वस्तुएं बनती, सजावटी वस्तुएं। और बांस की सजावटी वस्तुएं क्या हैं, पर्यावरण के अनुकूल है, जबकि जो प्लास्टिक की चीजें पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, बनने वक्त भी नहीं है और बनने के बाद भी नहीं है। जब बनेगा तब भी पॉल्यूशन करेगा और जब डिस्पोज होएगा, लेकिन बांस वाला न तो बनने वक्त करेगा न तो बनने के बाद, क्योंकि बायोटिक मटेरियल है, कहीं भी फेंकोगे बैक्टीरिया क्या कर देगा, उनको डिकम्पोज कर देगा। मिट्टी से बने थे, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक का केस ऐसा नहीं होगा, 2-3 लाख साल बाद हो जाकर प्लास्टिक जमीन पे मिलता है, समझ रहे हैं। इसीलिए गांव-गांव में हल चलाओगे ना तो आज से 20 साल 30 साल पुराना गुटखा का पैकेट तलब मिल जाता है, देखे होंगे। तो अब जो इसका नामो निशान नहीं है, प्रोडक्शन बंद हो गया है उसका। हुकुमचंद, मानिकचंद जैसा गुटखा का पैकेट मिल जाता है, जो आज से 10 साल 20 साल पहले चलता था, क्योंकि अभी तक वो डिकम्पोज, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं कर पाए हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इन लोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये कहां से जुड़े हुए हैं, तो पर्यावरण से। वही सजावटी चीजें बड़ी बड़ी कंपनी कर रही हैं। और आप जान रहे हैं आज सजावटी चीजें ज्यादातर विदेशों, चीन से आ रहे हैं, सस्ते सस्ते, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजों को क्या करेगा, लाभदायक बनाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक। तो अब इनका खाता भी खुल गया और क्या मिल गया, इनको ऋण भी मिल गया। अब देख लेते हैं कि इन लोगों को अन्य आर्थिक सहायता और क्या क्या मिल रही है NRLM के तहत। तो NRLM के अंतर्गत मिलने वाली सहायता, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत मिलने वाली सहायता, इसके बारे में काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों को क्या मिलता है, तो परिक्रामी निधि। क्या मिलता है, तो परिक्रामी निधि, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो रिवॉल्विंग फंड मिलता है। क्या मिलेगा,
रिवॉल्विंग फंड। इसमें कितना मिल जाता है तो 15,000 तक। किसमें मिल जाता है 15,000 तक। कौन देगा? बैंक देगा, सरकार देगी? कौन देगा? तो सरकार देगी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से मिलेगा। ठीक, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन किसको मिलेगा? जो 11 सूत्रों का पालन करेगा। ऐसे स्वयं सहायता समूह जो 11 सूत्रों को सटीक रूप से पालन कर रही है, उसको क्या मिल जाएगा? रिवॉल्विंग फंड। और उनके खाते में 15,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा, सेविंग अकाउंट। फिर उसको ऋण देने में कर सकते हैं, आंतरिक लेन देन में कर सकते हैं। बोलो चलें आगे। आगे दूसरी प्रकार की निधि, परिक्रामी निधि में इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। परिक्रामी निधि कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अभी आरबीआई के नए सर्कुलर के अनुसार 10 से 15,000। ठीक, और किसको मिलेगा? स्वयं सहायता समूहों को, पालन कर रहे हो। आगे क्या है तो सामुदायिक निवेश फंड, सामुदायिक निवेश निधि, CIF। भूल गए क्या भला? सामुदायिक निवेश निधि, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, CIF। बोलिए, हम लोग सीखे थे, हाँ हम लोग सीखे थे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, कौन? स्टेट गवर्नमेंट समकुल स्तरीय संगठन, संकुल स्तरीय संगठन CIF को क्या देगी? पैसा। कितना देगी? 60 से 75,000। 60 से 75,000 कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट। किसको देगी? हाँ, संकुल स्तरीय संगठन को। अभी बता रहे हैं क्या है CLF, हालांकि एक बार पढ़ चुके हैं। और किस रूप में देगी? ये ध्यान रखना है, अनुदान के रूप में। किस रूप में देगी? अनुदान के रूप में, यानी कि इस राशि के बदले में इसको चुकाना नहीं है वापस, और ना ही कोई ब्याज देना है। अनुदान का मतलब ये हो गया, समझ रहे हैं। लेकिन जो ध्यान देने की बात यहां है कि CLF इसी राशि को विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन या और स्वयं सहायता समूह को किस रूप में देगी? ऋण के रूप में देगी। बच्चों ध्यान में रखना कि संकुल स्तरीय संगठन को किस रूप में मिलेगा? अनुदान के रूप में। और इसी संगठन के इस पैसे को संकुल स्तरीय संगठन, स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन को किस रूप में देगी? ऋण के रूप में देगी। इतनी बात स्पष्ट है। चले आगे। तो ये दूसरे प्रकार का फंड हुआ जो NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को मिलता है। चले आगे। आगे क्या है तो ब्याज अनुदान। क्या है? ब्याज अनुदान, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें हम बताए थे क्या किया जाता है। इसमें अगर ऋण ले ले तो जो ब्याज होता है, मान लीजिए ब्याज का दर कितना है? 7%। अभी पढ़े थे कि ऋण कितने का मिल सकता है? जितना आपका सेविंग अकाउंट है उसके 4 गुना तक का ऋण मिल सकता है। ठीक, अब ऋण ले लिए तो उसका कुछ ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ब्याज की दर कितनी है? 7%। लेकिन उनसे कितना वसूला जाएगा? 4%, 3%। कौन दे देगी? तो सरकार। आजकल यह विधि बहुत लोकप्रिय हो रही है। अभी भारत के पूर्व RBI गवर्नर ने अभी हमारे सेमीकंडक्टर के लिए और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को भारत में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंटरेस्ट की स्कीम चलाई हुई है। उसमें भी ऐसे ही किया जाता है कि जो कंपनी इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में इन्वेस्ट करेगी उसको जो बैंक से ऋण लेगी उसमें कुछ क्या मिलेगा? अनुदान। तो अभी रघुराम राजन RBI के पूर्व गवर्नर ने काफी इसकी निंदा की थी सरकार की कि ये सफल नहीं हो सकता। तो आजकल काफी पॉपुलर है यह विधि। हम पहले भी बताए थे कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए भी ये किया जा रहा है कि डायरेक्ट न देकर उनको किस में देना है? ब्याज में। समझ रहे हैं। तो स्वयं सहायता समूहों को भी 7% वाली ऋण कितने में मिल जाती है? 4% में। छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा कितना है? 3% का।
कितना है 3% में उनको मिल जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ब्याज अनुदान, इंटरेस्ट सब्सिडी या इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कहते हैं। पढ़े थे इसको भी, ठीक। और यह कौन देगी, तो सरकार। कौन देगी, सरकार। आगे चौथा, जोखिम न्यूनीकरण कोष, जोखिम न्यूनीकरण कोष VRF, वल्नरेबल रिड्यूसिंग फंड। यह फंड आएगा, कहां से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट से। कहां से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट से। किसको जाएगा, विलेज ऑर्गेनाइजेशन को। और फिर विलेज ऑर्गेनाइजेशन इस फंड में से किसकी मदद करेगा, तो हाँ, जो भी इसके अंतर्गत क्या है, स्वयं सहायता समूह है। और इनको किस में मदद करेगा, जोखिम का मतलब यहाँ पर क्या है, आपदा से है। किससे है, आपदा से। भूखमरी हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, ये सारी चीजें आएंगी। और अगर इन चीजों के कारण इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कोई महिला अगर प्रभावित हुई है तो उसके मदद के लिए पैसा कहां से आएगा, तो VRF से। और VRF को स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य को कौन बांटेगा, तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन बांटेगा। और यह पैसा विलेज ऑर्गेनाइजेशन के पास कहां से आया, तो स्टेट गवर्नमेंट से आया। समझ रहे हैं। तो ये कुछ इन लोगों को और भी फायदा मिलता है अगर ये बैंक से जुड़ जाते हैं, या फिर अगर स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चुन लिया जाता है। समझ रहे हैं। चलें आगे, बोलो। आगे आगे लिखेंगे संरचना, स्वयं सहायता समूहों की संरचना। तो देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे क्या होंगे स्वयं सहायता समूह। कहाँ होंगे, तो एक गांव में लगभग 10 स्वयं सहायता समूह निश्चित रूप से हो सकते हैं। ठीक, एक गांव में स्वयं सहायता समूह हो सकते हैं। अब इन स्वयं सहायता समूहों का गांव स्तर पर ही क्या बन जाएगा, तो ग्राम संगठन। बोलिए, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। इसी को क्या कहा जाता है, परिसंघ, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में नहीं था। हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि पेपर में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अंतर से प्रश्न आ चुका है। और लेकिन अभी एक ही अंतर से आया, अंतर कई लिखवाए हैं हम, उन अंतरों से भी प्रश्न आने के चांसेस हैं, इसीलिए बार बार कोट कर रहे हैं उसको। समझ रहे हैं। तो इनके हाँ, और गांव स्तर पर ही क्या बन जाएगा, इन समूहों के समूह को क्या कहेंगे, ठीक। और बहुत सारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या बनाएंगे, तो संकुल स्तरीय संगठन बनाएंगे। बोलो बच्चों। और इसे क्या कहेंगे अंग्रेजी में, CLF। संकुल का मतलब क्लस्टर, और स्तरीय का मतलब लेवल, और संगठन का मतलब फेडरेशन। ठीक। और इसके ऊपर कौन रहेगा, तो DLF, जिला स्तरीय संगठन। क्या रहेगा, जिला स्तरीय संगठन, जिला स्तरीय संगठन, जो उस जिला भर में ये किस पर रहेगा, तो विकास खंड स्तर पर। किस पर रहेगा, विकास खंड स्तर पर। तो यानी जो CIF आता है वो पूरे विकास खंड के लिए आता है। अभी पढ़े थे CLF के पास पैसा आता है, सामुदायिक निवेश कोष वाला, तो विकास खंड। तो CLF कहाँ होता है, विकास खंड स्तर पर। ठीक, चले आगे। तो ये क्या हो गई इनकी संरचना, बोलिए। और संरचना में दूसरी बात, अब एक समूह की आंतरिक संरचना देखते हैं। तो उसमें कौन कौन लोग होंगे, अध्यक्ष होएगा, और हाँ, कोषाध्यक्ष, सचिव, और कौन, कोषाध्यक्ष होएगा। ठीक, ये भी लिख लीजिएगा। अध्यक्ष तो होना जरूरी है, क्योंकि समूह है तो किसी न किसी को तो अध्यक्षता करना पड़ेगा। अध्यक्षता, एक तो समूह का परिचालन सुसंगत हो, आसानी हो। दूसरी बात है, अध्यक्ष का काम क्या होता है, कास्टिंग वोट डालना। जैसे RBI, जो भी समूह होते हैं, RBI गवर्नर, अभी मौद्रिक नीति समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो
आरबीआई गवर्नर होते हैं, अभी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। ठीक, अब कितने मेंबर होते हैं उसमें 6, कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं। ठीक, अब मानिए कि मत क्या हो गए, अब 6 मेंबर हैं तो एक को हटा दिए, बचे कितने, 5। ठीक, अब 5 में से मानिए कि एक ने वोट ही नहीं दिया, 4 लोगों ने वोट दिया, 4 लोगों में 2 एक तरफ दिए, 2 एक तरफ, मत क्या हो गया, बराबर। अब कैसे निर्णय लें, तो फिर अध्यक्ष क्या डालता है, निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। तो वैसे ही किसी मामले पर अध्यक्ष क्या करेगा, अंतिम निर्णय देगा, जब दोनों मत क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि फैसला कैसा लेना है, लोकतांत्रिक रूप से लेना है, मनमाने ढंग से नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? ठीक, और पुराने वाले क्लास में हम स्वयं सहायता समूह के आंकड़े लिखवा दिए हैं कि कितने छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े हैं, उसको देख लीजिएगा। और अभी भारत सरकार द्वारा इनके डिजिटाइजेशन के लिए क्या पोर्टल शुरू किया गया है, तो ई शक्ति पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 8 जिले शामिल हैं और इसका उद्देश्य क्या है, स्वयं सहायता समूह के बही खाते का क्या करना, डिजिटाइजेशन करना, सारा कुछ कैसा हो, ऑनलाइन हो, ताकि सरकार इन पर बराबर निगरानी बनाए रख सके और इनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर सके। समझ रहे हैं? तो ये स्वयं सहायता समूहों का आज हम लोगों ने क्या देखा, तो इसकी रूपरेखा को समझा है। कुछ डाउट है तो पूछिए। समझ गए? अब तो समझ में आया होगा व्यवहारिक रूप में कुछ स्वयं सहायता समूह थोड़ा बहुत। ठीक, तो कोई भी स्वयं सहायता समूह गठित कर सकता है स्वयं से, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन औपचारिक रूप से देश में स्वयं सहायता समूह के संगठन का कार्य किस योजना के तहत किया जा रहा है, तो DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत किया जा रहा है। ठीक, और जब गठन किया जाता है, कोशिश की जाती है कि गरीब में भी कौन हो, सबसे गरीब वाले हों। इसी के लिए क्या लाया गया है, PIP लाया गया है, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। तो PIP को ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न आ चुका है और आएगा ही। समझ रहे हैं? आने वाले समय में जब भी परीक्षा होएगी। तो इतनी बातें समझ गए। तो स्वयं सहायता समूह, अब इसके देख लेते हैं भागीदार, स्टेक होल्डर, हितधारक। स्वयं सहायता समूह से जुड़े हितधारक, स्टेक होल्डर रिलेटेड विथ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सबसे पहले तो कौन है, जरा देखिए हितधारक में। हितधारक तो समझ गए ना, मतलब कौन कौन भाग ले रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, कौन कौन लोग भाग हो रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे कोचिंग का स्टेक होल्डर कौन कौन हुए, आप लोग स्टूडेंट, टीचर, टाइपराइटर, ये सारे क्या है, जो जो जुड़े हैं उनको क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर। हितधारक कौन कौन यहाँ अपना हित की धारणा, हित को धारण करते हैं। समझ रहे हैं? तो स्टेक होल्डर में सबसे पहले तो कौन आ गए, BPL यानी कि ग्रामीण गरीब। कौन आ गए, ग्रामीण गरीब। आगे बैंक, बोलो अहम हितधारक है कि नहीं पूरे प्रोसेस में, नहीं बोल रहे हो। ठीक, बैंक में क्या क्या, बैंक में प्राइवेट बैंक, बोलिए, और या फिर कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक, और रूरल रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बोलो, और रीजनल कोऑपरेटिव बैंक, RCB, क्षेत्रीय सहकारी बैंक। लिखिए, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक, नहीं तो बाद में RCB को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, कल हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी हारने के लिए तो नहीं खेल रहे हैं, वो भी तो हारना नहीं चाहते होंगे, वही तो उनके जीवन की उपलब्धि है। लेकिन लोग अंधाधुंध कहते हैं बाहर कर दो, रोहित शर्मा को हटा दो, भाई वो भी हारने के लिए तो नहीं खेल रहा होगा, उसको भी तकलीफ होएगी जितनी तकलीफ हमें हो रही है। लेकिन लोग अंधाधुंध बात करते हैं, कभी कभी हटा दो विराट कोहली को, हटा दो रोहित शर्मा को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तुम चाय पीकर, हवाई चप्पल पहन के इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लैंड जाके खेल रहा है, तुम उसकी आलोचना कर रहे हो भाई। 130 करोड़ में से 11 में आना अपने आप में क्या है,
यहाँ हम लोग 3 लाख में पोस्ट पा नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं। और निंदा किसकी करते हैं लोग, भाई वहां तक गया है तो काबिलियत उसमें है, लेकिन हमेशा काबिलियत परफॉर्मेंस में नहीं बदल पाती है, कभी कभी समस्या हो जाती है। तो अंधाधुंध किसी का भी एकदम आलोचना नहीं करना चाहिए। वो भी हारने के लिए नहीं गए थे, उनका उद्देश्य नहीं था हारना। और हम लोग भी जानते हैं, जितना हर कोई चाहता, हम लोग पेपर निकालना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वो चीजें नहीं हो पाती। अब आप ही का कोई अंधाधुंध विरोध कर दे, घर वाले, रिलेशन वाले, तब आपको भी तो बुरा लगेगा ना। तो चीजों को थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए, कोई भी मामला हो। तो लिख लिए इतना। तो 2 हितधारक मिले, तीसरे हित, अब बैंक में क्या होगा, इन लोग तो जमीनी स्तर पर, लेकिन इन लोगों के ऊपर भी कौन बैठा है, नाबार्ड। हम लोग क्यों पढ़े थे कि 1996 में जब आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया, तो आरबीआई ने क्या कहा था कि सारे बैंक नाबार्ड के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित होंगे, समझ रहे हैं। और ये जो स्वयं सहायता समूहों को जो ऋण दिया जा रहा है, वो बैंकों के, आप लोग जाकर पढ़िएगा, अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ अर्थशास्त्र इस तरीके से पढ़ाई जाती है कि पूछिए ही मत। न तो सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, न तो छोटे जो फैक्ट आए हुए हैं, यहाँ पढ़ाने का तरीका ही क्या है, जो पुराने क्वेश्चन आए हैं उसको बता देते हैं। और आप लोग घर जाते हैं, वो तो प्रश्न बनेंगे ना भाई, वो तो देखकर आए हैं ना, ये प्रश्न आए हुए हैं, समझ रहे हैं, वो तो बनेंगे ही। लेकिन कर्तव्य क्या है कि संभावित चीजों को बताना भाई, समझ रहे हैं। तो यहाँ पढ़ाते ही वही चीजें हैं जो पुरानी चीजें आ चुकी हैं, और बच्चों को भी क्या लगता है, अच्छा कि मेरे से तो वो बन गया, क्योंकि वो तो जान रहे हैं सर लोग ना, टीचर लोग की वो चीज आई हुई है, देखकर आए हैं वो, समझ रहे हैं। तो कुछ चीजें हमें थोड़ा आगे की तरफ भी देखना चाहिए, इसीलिए तो आप लोग यहाँ पर भला आए हैं, नहीं तो क्यों आते। जो पुरानी चीजों को पढ़ना होता, किताब में तो लिखा, अनपढ़ तो है नहीं कि शब्द अक्षर का ज्ञान ना हो, शब्द अक्षर का तो ज्ञान है। तो ये जो SHG को जो लोन दिया जाता है, वो कहा, आरबीआई ने कहा है, नाबार्ड ने कहा है कि उसको आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल करिए। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल है स्वयं सहायता समूह को जो ऋण दिया जाता है। हमारे देश में आरबीआई ने बैंकों के लिए 6-7 क्षेत्र बना दिए गए हैं कि अगर इन क्षेत्रों से अगर कोई ऋण मांगने आएगा तो आपको उसमें देना पड़ेगा, प्राथमिकता में रखेंगे। तो आज ही जाइए घर और देख लीजिए आरबीआई का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किन क्षेत्रों के लिए है, जैसे एग्रीकल्चर, MSME के लिए है, समझ रहे हैं। तो उस क्षेत्र को याद कर लीजिए, यूपीएससी में प्रश्न आ चुका है, और दावे के साथ कह रहा हूं, अगर पेपर देते रहे जीवन में तो कभी न कभी इस प्रश्न से आपका भेंट होगा। और जब भेंट होना है तो क्यों ना भेंट को क्या बनाया जाए, अच्छा दुखदाई। नहीं पढ़े रहेंगे तो भेंट कैसी रहेगी, दुखदाई रहेगी, समझ रहे हैं। तो आज ही जाकर पढ़ लीजिएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो उसमें से एक क्या है, SHG को दिए जाने वाला ऋण। और आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अलग से नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि स्वयं सहायता समूहों को शामिल कर दिया गया एग्रीकल्चर और MSME के तहत। क्योंकि MSME शुरू में ही पढ़े थे हम लोग, ये जो स्वयं सहायता समूह क्या बनाएंगे, MSME बनाएंगे, छोटे छोटे यूनिट बताएंगे। तो इस अलग से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन MSME और एग्रीकल्चर के तहत माना गया है कि स्वयं सहायता समूह किस में आ जाएंगे, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, समझ रहे हैं, बोलो। तो पेपर में आया कि नाबार्ड सर्वप्रमुख संस्था है स्वयं सहायता समूह के लिए, तो क्या बोलोगे, हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि आरबीआई ने किसको जिम्मेदारी दे दी है, नाबार्ड को, बोलो ठीक। और सबसे ज्यादा ऋण कहां से मिलता है, तो कोऑपरेटिव बैंक से मिलता है, यहां से आरसीबी से सबसे ज्यादा ऋण कहां से मिलेगा इनको, क्योंकि गांव गांव में इसका ही प्रसार है, कोऑपरेटिव बैंक का प्रसार है, ठीक। आगे तीसरी बात है क्या, तो कौन, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं, सामुदायिक निवेश कोष किसने दिया, सरकार ने। रिवॉल्विंग फंड किसने दिया, सरकार ने। ब्याज में सब्सिडी किसने दी, सरकार ने। एनिमेटर, फैसिलिटेटर को कौन भेज रहा है, सरकार भेज रही है। तो सरकार में भी कौन कौन, बोलो,
राज्य और केंद्र दोनों हुए या नहीं? ठीक। और कोई स्टेक होल्डर, जरा सोचिए और कौन आया इस पूरे प्रोसेस में? सरकार आई, बीपीएल आ गए, विशेष रूप से कौन? महिलाएं। और कोई स्टेक होल्डर नजर आ रहा है क्या पूरे प्रक्रिया में? देखिए, इनके अलावा कोई और है जो रोल प्ले कर रहा है? बैंक हो गया, शुरू से सोचिए, मीटिंग के बाद खाता, तो बैंक आ गए। एनजीओ बहुत बड़ी भूमिका, वहां लिखे थे ना वो शुरू में, जो प्रसार वाला में एनजीओ जोड़िए, एनजीओ प्रसार में जो जाएंगे जागरूकता फैलाने, जहां बैंक सखी लिखवाए थे, एनजीओ की बड़ी भूमिका है। शुरू में कल लिखवाए थे कि जब शुरू में हुआ तो कौन पूरी जागरूकता को फैला रहा था? एनजीओ, गैर सरकारी संगठन। तो चौथे स्टेक होल्डर कौन हो गए? तो एनजीओ। विशेष रूप से इनका योगदान कहाँ है? तो जागरूकता में है और प्रशिक्षण में। तो ये क्या हो गए इसके स्टेक होल्डर। तो इन सब की भूमिका है कि नहीं, पेपर में आएगा तो इन सबको लगाना, प्रश्न बनाना है। ठीक। इतनी बातें समझ गए। अब देखिए, स्वयं सहायता समूह को बच्चों इतना पढ़ लोगे ना तो सवाल नहीं छूटेंगे। समझ रहे हैं? घर जाके प्रश्न बनाना स्वयं सहायता समूहों से, कहां कहां से प्रश्न आए हैं, कैसे आए, और मेरे से कोई चीज छूटा होगा तो आकर पूछना है। आप लोग पूछते ही नहीं हैं, एक तरफा काम हो रहा है, सिर्फ मैं ही बोलता हूं, आप लोग सुनते हैं। अरे आप लोग भी बोले तो मैं भी सुनूं, कभी तुम रूठो तो हम मनाए, हम रूठे तो आप मनाए, कुछ ऐसा प्रोसेस होना चाहिए ना भाई, बोलिए। तो आप लोगों को भी जो चीज सर ये वाला प्रश्न आया था ये आपने नहीं पढ़ाया है तो उसको बताएंगे, नहीं बता पाएंगे तो एक तैयार करके आएंगे, दूसरे दिन बताएंगे, लेकिन पूछना है। समझ रहे हैं? तो आज ही जाइए और 2012 और 17 वाला पेपर देखिए और स्वयं सहायता समूह से जितने भी प्रश्न आए हैं पहले उसको बनाइए, और एकदम नहीं तुरंत उत्तर नहीं देखना है, पहले बनाना है, भले गलत हो जाए। यहाँ रिस्क ले सकते हैं, वहां नहीं। एक बार ट्राई कर लो ना भाई, गलत हो रहा है, सही अंदाजा तो लगेगा ना, सही से पढ़े हैं कि नहीं। तो सारे प्रश्नों को देखिए, स्वयं सहायता समूह से जितने प्रश्न आए हैं, और अगर कोई चीज मेरा छोटा होगा तो मेरे को बताना है। ठीक। और स्वयं छत्तीसगढ़ में स्वयं सहायता समूहों की कितनी संख्या है पिछले वाले क्लास में करा दिए थे। ठीक। ई शक्ति पोर्टल में टोटल 8 जिले हैं, 8 जिलों के नाम फिर से अपडेट करिएगा। समझ रहे हैं? तो चले आज के लिए। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, देखते हैं बाजार में भूमिका पढ़ते हैं या फिर हरित क्रांति को शुरू करते हैं। ठीक। हाँ, 2 टॉपिक बच जाएगा हम लोगों का, बाजार वाली भूमिका उसको भी पढ़ेंगे। हरित क्रांति को आप सब लोगों को आना चाहिए, अपने मित्र को गड़े को जो नहीं आ रहे हैं उनको भी आप लोग बता दीजिए, क्योंकि हरित क्रांति का संबंध सिर्फ आजीविका से नहीं है। भारत सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन, बैंकों के अधीन, रेलवे के अधीन जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें से कोई भी क्षेत्र हरित क्रांति से पृथक नहीं है। हर पेपर में आता रहता है, पिंक रिवॉल्यूशन क्या है, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है, गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या है, हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में कब हरित क्रांति आया, हरित क्रांति का अर्थ क्या है, हरित क्रांति का परिणाम क्या है, हरित क्रांति का विस्तार क्या है, हरित क्रांति का वैज्ञानिक पक्ष क्या है, न जाने कितने प्रश्न निर्मित किए जा सकते हैं। और थोड़ा हम लोगों को उसकी जड़ में जाकर उसको समझना होगा कि वास्तव में मीनिंग क्या है हरित क्रांति का। क्रांति किसे कहते हैं? भगत सिंह भी क्रांति लाने का प्रयास किए थे लेकिन क्रांति ला नहीं पाए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, तो वही है, जाकर पढ़िए। इतना आसान नहीं, अभी आप लोग नाम से अंदाजा लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अभी उस चीजों को व्यापक रूप से हम लोगों को समझना चाहिए, किसी भी औपचारिक रूप से। अभी आप लोग क्रांति जो बोले नाम से आप लोग ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, कोई गलत भी नहीं कह रहे, अंदाजा लगा, लेकिन हर चीज को हम लोग को फॉर्मूले में समझना चाहिए। अभी देखिए मणिपुर में हिंसा हो रही है, तरह तरह के न जाने कितने लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन कोई भी उसके मूल चीज को, शिक्षक लोग विशेष रूप से, अखबार वाले अच्छा लिखते हैं, यूट्यूब वाले, चैनल वाले, कोई भी मूल मुद्दा को फाइंड हो क्यों रहा है, तो कैसे समझे अब इस चीज को? प्रश्न ये हो जाता है पेपर में क्या है। तो सबसे पहले बार बार लिख के आ रहा है, यह क्या है? तो एथनिक वायलेंस है। क्या है?
एथनिक वायलेंस है। सबसे पहले काम क्या समझना होना हम लोग का, एथनिक अब है क्या, मैं कैसे लूंगा एथनिक को, किसको एथनिक कहेंगे, कब कहेंगे, कहाँ कहेंगे। फिर दूसरा टर्म क्या है, एथनिक को समझने के बाद किसको समझें, वायलेंस को, हिंसा को। हिंसा क्या है, क्यों लोग करते हैं हिंसा, तो आपको समझ में आएगा हिंसा आप कब करते हैं। या तो आप क्रोध में आ जाते हैं, या तो सेल्फ डिफेंस में, समझ रहे हैं, आत्मरक्षा में, या कोई आपका अपमान कर दे तो यहाँ भी हिंसा का इन्हीं कारणों में से कोई एक कारण होएगा। तो समझ में आएगा आपको कि असमानता हिंसा का कारण होता है, शोषण हिंसा का कारण होता है। तो यही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी मणिपुर में, कि शोषण के कारण है, कि असमानता के कारण है, कि अपमान के कारण है। समझ रहे हैं, तो हर एक शब्द के मतलब को समझना जरूरी रहता है। हमारे दर्शन शास्त्रियों ने बताया है हिंसा का कारण क्या है। हिंसा को आज किसी भी लोकतंत्र में हिंसा को किसी भी रूप में सही नहीं माना जाता है। समझ रहे हैं, जैसे उदाहरण देते हैं कि बदलाव, अभी जब सामुदायिक हिंसा होती है यानी कुछ उद्देश्य वहां चेंज है, वहां उद्देश्य क्या है, चेंज है। जैसे आजादी की लड़ाई को लेते हैं, भगत सिंह और भी जो लोग थे, सबका उद्देश्य एक क्या था, आजादी। लेकिन भगत सिंह जी लोग क्या मानते थे, वो आजादी कैसे मिल सकती है, तो खून बहाकर। वो कहते थे आज तक आजादी मांगने से नहीं छीनने से मिलती है। समझ रहे हैं। लेकिन गांधी जी क्या सोचते थे, हम लोग को लड़ने के बजाय अपने आप को क्या करना चाहिए, सशक्त करना चाहिए। दो तरीके हैं, समझ रहे हैं। तो अभी ये वायलेंस, तो वही आप लोगों को समझना है, हर एक शब्द का जो अर्थ होता है उसका एक विशेष अर्थ होएगा, उसका विशेष। तो उसी सब चीजों को हम लोगों को धीरे धीरे जानना होगा। तो वैसे ही हरित क्रांति, हरित का मतलब क्या है, क्रांति का मतलब क्या है, तो इन सारी चीजों को लेकर धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। समझ रहे हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह है, तो स्वयं सहायता में ही क्या मालूम चल रहा है, स्वैच्छिक है। समझ रहे हैं, अब कुछ समझ में आया क्या। तो जब भी किसी चीज को पढ़ते हो तो उसके जड़ में जाने का प्रयत्न होना चाहिए। आपका जड़ में जाओगे ना, जीवन पर्यंत वो चीज याद रहती है। लेकिन जल्दी जल्दी में हम लोग जड़ में जाने का नहीं करते हैं, और जल्दी का काम, और आप तो इंसान हो। समझ रहे हैं।